Hello and good morning everyone. I welcome you all EduWords News Analysis. Today is 5th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before that, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप आज संडे है तो आज हमारी साइंस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करनी है। फर्स्ट न्यूज़ है आईबीसी बूस्टेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक। यहाँ पे जो जस्टिस कॉल है उन्होंने ये कहा कि जो आईबीसी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, इसके आने के बाद से क्या हुआ है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसकी रैंक में, मतलब इंडिया की रैंक इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। 2014 में अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक थी 142। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक थी कितनी? 142। नाउ इन 2022 इंडिया इज इन अ 63rd पोजीशन। मतलब 142 से हमने कितना कवर कर लिया? हम 63rd पोजीशन पर आ चुके हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो आईबीसी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके कारण जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है। अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस आईबीसी। तो इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जैसे कि किसी भी पर्सन ने यहाँ पे लोन लिया, ठीक है ना, लोन लिया या उधार लिया, डेट लिया, और उसको वो क्या करता है, उसको रीपे नहीं कर पाता है ना, फेलियर हो जाता है, रीपे नहीं कर पाता लोन को, तो उस पर्सन को हम कहते हैं क्या? इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी इज व्हेन अ पर्सन और एंटरप्राइज कैन नॉट पे डेट्स। मतलब जब कोई भी पर्सन या फिर कोई इंटरप्राइज है वो अपना डेट पे नहीं कर पाती है तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी। वाइल बैंक्रप्टी इज अ लीगल डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब बैंक्रप्सी क्या होती है? ये कोर्ट के द्वारा लीगल डिक्लेरेशन होता है कि जब इंसॉल्वेंसी पूरी तरीके से फेल हो जाता है कि मतलब अब ये जो है डेट वापस नहीं आएगा, तो वहां पे उसको बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंसी क्या होता है? जब कोई भी पर्सन अपना जो लोन होता है या फिर डेट होता है उसे पे नहीं कर पाता, उसे हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। एंड bankruptcy is declared by court when the of the failure of the insolvency। अगर इंसॉल्वेंसी पूरी तरीके से फेल हो गया, अब यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है हमारे जो डेट है, जो हमारा लोन है, कुछ भी वो वापस आने के, तो उसे हम डिक्लेयर कर देते हैं बैंक्रप्सी। ओके, नाउ the insolvency and bankruptcy code cover all the individuals, companies, limited liabilities, partnerships and partnership firm। तो ये जो insolvency and bankruptcy code है हमारा जो IBC है, ये सारी चीजें कवर करता है। उसमें क्या क्या आता है? इंडिविजुअल्स आते हैं, कंपनीज आती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। तो ये सारी चीजें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या कवर होते हैं। तो इसी के तहत जो ये IBC है इसने क्या किया है, जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक है उसको बूस्ट किया है। ये दिस इज रिलेवेंट फॉर जीएस पेपर 3। आप इसे जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे ई कोड्स की बात की गई है। दिस इज रिलेवेंट फॉर जीएस पेपर 2। यहाँ पर हमने जब बजट डिस्कस किया था, है ना, जब हमने बजट डिस्कस किया था तो उस बजट में हमने ई कोर्ट्स की बात की थी कि जो केसेस हैं हम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, हमें उन केसेस को जल्द से जल्द, मतलब कि जो केसेस पेंडिंग है हमें 0 केसेस पर लेकर आना है। इसके लिए यहाँ पर ई कोर्ट्स के लिए एक अच्छा बजट एलोकेट किया गया है। तो देखिए द बजटरी एलोकेशन ऑफ 7,000 करोड़ फॉर द थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। यहाँ पे कितना बजट एलोकेट किया गया है? 7,000 करोड़, ताकि जो केसेस हैं, अभी टोटल कितने केसेस यहाँ पे डिस्पोज करने के लिए हैं? 12,470 केसेस वर डिस्पोज्ड ऑफ इन ए फास्ट 2 months अलोन। अब देखिए 2 मंथ में ई कोर्ट्स के आने के बाद से कितने केसेस यहाँ पर डिसॉल्व हो चुके हैं? 12,471 केसेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ई कोर्ट्स पर ज़्यादा थोड़ा फोकस किया है, ताकि जो ये बजट, जो ये केसेस हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हो सके, रिजॉल्व हो सके। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए हमने कल ही इसकी बात की थी, सेंटर क्लियर्स अपॉइंटमेंट ऑफ 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस। हमने कल इसकी बात की थी कि दिसंबर में यहाँ पे 5 जजेस के नेम जो थे क्या किए गए थे, गवर्नमेंट के पास भेजे गए थे, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने उसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या हो रहा था, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस थी, है ना, जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस थी, उसमें डिले हो रहा था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कितना टाइम दिया था? 10 डेज का टाइम दिया था कि आप 10 डेज के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर कीजिए कि हाई कोर्ट के जज को कहाँ पर, मतलब कि
अपॉइंट करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैसी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेनली बात की जा रही थी कि 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं वहाँ पर एलोकेट, अभी देखिए एट प्रेजेंट 27 सुप्रीम कोर्ट जजेस थे। ये 5 जजेस अपॉइंट होने से पहले कितने टोटल थे? 27। टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? 34। आप सभी को पता है ना सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं? 34 जजेस होते हैं। अब उसमें से अभी हमारे पास कितने आ गए? 32 यहाँ पे जजेस हो गए। अभी 5 यहाँ पे प्लस हुए तो कितने हो गए टोटल? 32। अभी भी हमारे पास 2 यहाँ पे जजेस चाहिए। हमारा जो कंप्लीट नंबर है 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस का होने का, उसके लिए भी हमें 2 चाहिए। उसके लिए भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जो नाम है वो नॉमिनेट किए हैं पार्लियामेंट के पास, ये जनवरी में किए थे, बट उसमें भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नोटिफिकेशन दिया था किसको? गवर्नमेंट को, कि आप जल्दी से जल्दी ये जो नाम दिए हैं इन पर एक्शन लीजिए, तब जाके यहाँ पे कल जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इन 5 जजेस के नेम पर क्या किया है? साइन किया है। ठीक है ना, इन्होंने अपनी शपथ वगैरह भी ले ली है। अब ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज हो चुके हैं। अब एट प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ हो गई है सुप्रीम कोर्ट की? 32। ओके, 2 नाम अभी भी यहाँ पे रिकमेंडेड है। ये फरवरी 2 तक इन्होंने कहा है कि पीएमओ को उन नामों को क्या करना है, मतलब 2 फरवरी को उन्होंने नाम दिए थे अप्रूवल के लिए, बट अभी भी उसमें कोई अप्रूवल नहीं आया। सिर्फ ये 5 नेम्स में यहाँ पे क्या हुआ? अप्रूवल आया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे ईजिंग एंड एल्बर्ट्स ऑफ नेक ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की गई है। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, है ना। आज के टाइम पर अगर देखें तो ये सिर्फ कितने टोटल, अगर हम इंडिया में इनका नंबर देखें तो दे आर ओनली 150, है ना। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के स्पीशीज में आते हैं। अब इसमें थ्रेट क्या है इनके लिए? मेनली जो थ्रेट है ये जो पावर लाइंस होती हैं, तो इसके कारण इनको ज़्यादातर इनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, इनकी डेथ होती है। तो देखिए इनके बारे में हम बेसिक बातें पहले जान लेते हैं कि क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अ कमिटी हैज़ रिकमेंडेड दैट द protect the endangered great Indian bustard close to 800 किलोमीटर ऑफ प्रपोज पावर लाइंस। अब देखिए इनकी जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है? जो पावर लाइंस होती हैं, अंडरग्राउंड पावर लाइन, जैसे कि लैंड है हमारा, तो यहाँ से अंडरग्राउंड जो पावर लाइंस जाती हैं तो ये थोड़ी हाई वोल्टेज की होती हैं, है ना, जिसकी वजह से जब ये यहाँ पर चलते हैं, है ना, ये इनका हैबिटाट है, जब यहाँ पे ये मूव करते हैं तो इसकी वजह से इनको शॉक लगता है ना, करंट लगते हैं, हाई वोल्टेज पावर लाइन होती हैं, और जिसकी वजह से इनकी डेथ होती है। आज के टाइम पे ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पे इसी की बात में पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो पावर लाइंस हैं इनको यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो वोल्टेज है वो कम कीजिए, या फिर इनकी जो लेंथ है इनको कम कीजिए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पिटीशन डाला था। बट यहाँ पर जो कंपनीज हैं उन्होंने ये कहते हुए कहा कि अगर हम ग्राउंड जो ये लाइंस हैं, पावर लाइंस हैं, इनको अगर चेंज करेंगे, इनका जो पाथ है अगर वो चेंज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, ये एक्सपेंसिव होगा, है ना। तो ये सारा मामला है। पहले हम देख लेते हैं हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, इज कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड। ये इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है और स्टेट बर्ड है कहाँ की? राजस्थान की। ठीक है ना। इट इज कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज। ये कैसी है? फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी। ये भी किस तरीके से है? ग्रासलैंड इकोलॉजी, है ना, ग्रासलैंड, किसी भी एरिया का ग्रासलैंड कैसा है उसके, ये एक तरीके से इंडिकेटर स्पीशीज का भी काम करती है। अगर ग्रेट बस्टर्ड अच्छी ये अमाउंट में है तो मतलब वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो ग्रासलैंड है वो कैसा है? ग्रासलैंड इकोलॉजी है वो अच्छी है ना, उसको रिप्रेजेंट करती है। इसलिए इसको ग्रासलैंड स्पीशीज का फ्लैगशिप स्पीशीज इसको कंसिडर किया जाता है। इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान। ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में एंड गुजरात में। ठीक है ना। थोड़ा सा इनका जो पॉपुलेशन का अमाउंट है वो कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। अब इनको थ्रेट किस बात से है? तो जो collision electrocution with power transmission line hunting still prevalent in Pakistan, habitat loss and alteration as result in the widespread agriculture expansion etc. तो इनको किस चीज़ से, जैसे कि हमने बात करी किसकी? पावर लाइंस की। तो पावर लाइंस के कारण ये जो पावर अंडरग्राउंड पावर लाइंस होती हैं और जो ऊपर भी पावर लाइंस होती है, तो जब ये इनकी वजह से यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन होता है, पावर ट्रांसमिशन लाइन,
इसकी वजह से इनको यहाँ पे इनकी जो डेथ होती है। उसके बाद यहाँ पे हंटिंग की जाती है और इनकी हंटिंग अभी भी पाकिस्तान में जो इनकी हंटिंग है ये प्रिवलेंट है। ओके, हैबिटाट लॉस यहाँ पे हुआ, जैसे कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण इनका जो हैबिटाट है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रोटेक्शन स्टेटस हम अगर इनकी बात करें तो IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज में अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्केड्यूल 1 में दे आर लिस्टेड। अब ये देख लीजिए, ये है हमारी पिक्चर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है क्या है, इंडिया ज्वाइन UAE फ्रांस फॉर ट्राइलेटरल ऑन क्लीन एनर्जी काउंटर पेंडेमिक स्टेप्स। यहाँ पे इंडिया, UAE एंड फ्रांस ने क्या है, एक ट्राइलेटरल ज्वाइन किया है, ठीक है ना, ट्राइलेटरल कॉपरेशन है, जिसके तहत वो किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, काउंटर करने जा रहे हैं वो क्या, क्लीन एनर्जी को, है ना। किस पे मेनली फोकस होगा, क्लीन एनर्जी पे। तो देख लेते हैं इसमें हमारे लिए क्या पॉइंट्स निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव टू कोलिब्रेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन ओशन रीजन। जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे ये ट्राइलेटरल कॉपरेशन के थ्रू। ये जो ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव्स है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पे कॉपरेशन करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, और इंडियन ओशन का जो रीजन है वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हो सकती हैं उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा। इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ दी G20 हियर आ COP28 टू बी हेल्ड इन UAE। अब देखिए, इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20 में, तो इंडिया की प्रेसिडेंसी में ही जो COP28 की मीटिंग होने वाली है वो कहाँ होगी, UAE में होगी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब कि गोल्डन चांस है कि हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइलेटरल कॉपरेशन से जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है और न्यूक्लियर एनर्जी है यहाँ पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, US चाइना एक्सचेंज बाव ओवर हाई एल्टीट्यूड सर्विलियंस बलून्स। यहाँ पे हमने कल ही बात करी थी कि चाइना का एक स्पाई बलून कहाँ, US की टेरिटरी में, US की जो एयर टेरिटरी में हमें देखने को मिला है ना, मतलब वो चाइना से उड़ते 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 कहाँ, US की टेरिटरी तक आ गया है। जब US में मतलब, और अभी न्यूज आई है कि जो US ने क्या किया है, जो ये स्पाई बलून था उसे ब्लास्ट कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसमें अभी हमारे लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें अभी अच्छे से न्यूज आएगी, पूरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइंस की सेक्शन में। यहाँ पे बात की गई है क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज हाइड्रो पावर जनरेशन। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग, क्या हो रही है यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इट मीन्स अर्थ ज्यादा गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मतलब अर्थ क्या हो रही है, वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। यहाँ पे अर्थ वार्म हो रही है तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा वो ज्यादा होगा, है ना, वेपराइजेशन ज्यादा होगा, क्लाउड्स ज्यादा बनेंगे। क्लाउड ज्यादा बनेंगे तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब कि जो रेन होगी वो ज्यादा होगी, है ना। तो अर्थ गर्म हो रही है तो यहाँ पे जो रेन है वो भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब जब रेन ज्यादा होगी, जो इससे क्या होगा, जो हमारे रिजर्वॉयर्स हैं, है ना, जहाँ पर पानी इकट्ठा, तो जो हमारी रिवर्स हैं, डेम्स हैं, वहां पर पानी क्या होगा, बहुत ज्यादा कलेक्ट होगा। ओके, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होगा, जो हाइड्रो पावर जनरेशन है, हाइड्रो पावर के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी कि हमारा कंटेस्ट क्या है, वो क्या कह रहे हैं, अंडर वार्मर क्लाइमेट वी एक्सपेक्ट हाइड्रो पावर production to increase across the country due to substantial increase in precipitation leading to increased inflow to the reservoirs। क्लाइमेट चेंज के कारण ये हम एक्सपेक्ट करें, ये एक स्टडी हुई आई साइंस की, ये एक स्टडी है, उन्होंने इस स्टडी में ये बताया है कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन जो है वो इंक्रीज होगा। प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो हमारे रिजर्वॉयर्स हैं उनका जो इनफ्लो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे कितना प्रोजेक्शन लगाया गया है कि 5 to 33% यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। वी वेरी लाइकली टू इंक्रीज बाय, तो अगर देखिए 5 to 33% अगर रेनफॉल इंक्रीज हुई तो जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज होगा, 9 to 36%। देखिए, अगर प्रेसिपिटेशन मतलब जो हमारी रेन है वो इंक्रीज हुई कितनी, 5 to 33%, तो जो हमारा हाइड्रो पावर
प्रोजेक्शन है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है, वो कितना इंक्रीज होगा, 9 to 36% इंक्रीज होगा। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और जो हमारे जो डेम्स हैं उनका इनफ्लो कितना इंक्रीज होगा, 7 to 70%। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोई भी चीज आती है तो वो अपने साथ अगर कुछ अच्छी चीज लेकर आती है तो उसके साथ हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो रिजर्वॉयर्स हैं उनका इनकी कोई एक लिमिट होगी, है ना, उनकी भी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर जो चांसेस है किसके, फ्लड के जो चांसेस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये भी बताया गया है कि रिजर्वॉयर्स कैन हेल्प प्रिवेंटिंग फ्लडिंग बट व्हेन दे आर ऑलरेडी फुल एंड इफ द इनफ्लो इज हाई देन द डैम्स कैन बी क्रिएटेड अ फ्लड लाइक सिचुएशन ड्यू टू सडन वाटर रिलीज। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जैसे कि डैम है, अभी जब तक वो खाली है उनमें पानी भर सकता है, बट यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अगर ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, तो यहाँ पर उनकी भी एक लिमिट है। डैम्स वगैरह क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम क्या कर सकें, ये जो फ्लड है उसको हम रोक सकें। बट यहाँ पर जो डैम है वो ऑलरेडी फुल है, अब इसमें प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफ्लो ज्यादा होगा, वाटर अगर हम रिलीज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकती है, एक फ्लड लाइक सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए कोई भी चीज आती है ना, यहाँ पर अगर प्रेसिपिटेशन होगा ज्यादा तो देखिए आपका हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्शन जनरेशन है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा, उसके साथ यहाँ पे हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया, ड्यू टू वार्मर क्लाइमेट हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में इंक्रीज 9 to 36%। ओके, कंपेयर्ड विद डेम्स इन साउथ इंडिया, डेम्स इन नॉर्थ एंड सेंट्रल एरिया आर प्रोजेक्टेड टू रिसीव हाई रेनफॉल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम अगर कंपेयर करें किसको, साउथ इंडिया को एंड नॉर्थ इंडिया को, तो यहाँ पर जो और सेंट्रल इंडिया है ना, ये तीन पार्ट है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो सेंट्रल इंडिया है ना, सेंट्रल इंडिया विल यहाँ पे हमें ये प्रोजेक्शन है कि विल रिसीव हायर रेनफॉल एंड इनफ्लो, है ना, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनफ्लो होगा। साउथ एंड नॉर्थ में इतना ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू सेंट्रल इंडिया। ओके, फिर नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या कहेगी, मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इनफ्लो इनटू द डेम्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा जब बहुत ज्यादा बारिश का टाइम आता है तब उस टाइम पर हम क्या देख सकते हैं कि जो रेनफॉल होगा हमें जो इनफ्लो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे कितने पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मर्स क्लाइमेट के कारण यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो हमारा रेनफॉल है वो इंक्रीज होगा, रेनफॉल इंक्रीज होगा तो जो हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन है वो इंक्रीज होगा, जो डेम्स हैं उनका जो इनफ्लो है वो भी इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ हमें फ्लड लाइक सिचुएशन भी यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है। एट द अदर साइड यहाँ पे साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो और सेंट्रल इंडिया की हम बात करते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया विल रिसीव मोर रेनफॉल एंड इनफ्लो इन कंपैरिजन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। तो आई होप यहाँ पे आपको ये न्यूज़ यहाँ पर समझ में आई होगी, ये आर्टिकल क्या था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मैमल्स लिविंग इन ग्रुप जनरली लिव लॉन्गर। अभी यहाँ पे एक स्टडी है, नेचर कम्युनिकेशन के द्वारा ये सजेस्ट की गई है स्टडी। उन्होंने ये बताया कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स को पहचानने की हम एक यहाँ पे देखिए, मैमल्स को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि दीज आर मैमल्स। मैमल्स में स्पाइन कॉर्ड होती है ना, जिसको हम कहते हैं क्या, रीढ़ की हड्डी। अगर किसी भी जानवर में, कोई भी जानवर है, एनिमल है, उसमें अगर स्पाइन कॉर्ड है मतलब कि वो क्या है, मैमल है। दूसरी चीज, जो उनके ईयर होते हैं वो आउटसाइड दी बॉडी होते हैं, जैसे कि हमारे कान होते हैं, हाथी के कान होते हैं, एलिफेंट के कान होते हैं, मंकी के कान होते हैं, है ना, तो उनके जो ईयर होते हैं वो कैसे होते हैं, आउटसाइड दी बॉडी होते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें, जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में हेयर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हेयर है तो हम मैमल की कैटेगरी में आते हैं, है ना। लॉयन है, एलिफेंट है, काऊ है, तो जो भी एनिमल जिनकी बॉडी में हेयर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे मैमल्स पता चल गया कि मैमल्स कौन होते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्टडी है उन्होंने ये कहा कि अगर मैमल्स ग्रुप में रहते हैं तो उनकी जो जिंदा रहने की मतलब कि जिंदगी के जो चांसेस है वो कैसे हैं, लॉन्गर होते हैं देन द सॉलिटरी स्पीशीज। अगर कोई मैमल जो है अकेले रहता है ना, तो उसके लिविंग जो चांसेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कम रहते हैं, और अगर वो ग्रुप के साथ रहता है ना, तो उसके जो लिविंग चांसेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हाई रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया, मैमल्स दैट लिव
that live in groups may generally live longer than member of solitary species। तो हमारे लिए बस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर मैमल्स है ना, और ये जो स्टडी है वो किसके द्वारा हुई है, नेचर कम्युनिकेशन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हमने अभी ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी, यहाँ पे मैनग्रोव के बारे में बात की गई है। अब देखिए मैनग्रोव को हमें क्या करना है, मैनग्रोव के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बजट पुश किया है। अब इसको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम भी आया था, आप सबको यहाँ पे पता होगा क्या, मिष्टी है ना, हमने डिस्कस किया था मिष्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, तो ये मिष्टी यहाँ पे प्रोग्राम भी लाया गया है जिसके अंदर यहाँ पे मैनग्रोव्स को बचाने के लिए है ना वहाँ पे बजट एलोकेट किया गया है। तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, द यूनियन बजट फॉर 2023 एंड 24 अनाउंस द इनिशिएटिव फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, मैनग्रोव प्लांटेशन करना है। इंडिया में कहाँ है मैनग्रोव प्लांटेशन की बात करें तो हम हमारा जो सुंदरबन का एरिया, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जो है वहां पे हमारा बहुत मतलब कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव है वहां पर। ठीक है ना, तो मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा। तो यहाँ पे जो मनरेगा है उसकी कन्वर्जेंस में ये मिस्ट्री को इम्प्लीमेंट किया जाएगा है ना, कैंपा एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड एंड अदर सोर्सेज। तो इनके थ्रू ये क्या किया जाएगा, मिस्ट्री को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैनग्रोव्स क्या है, ये एक सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं है ना। मैनग्रोव्स प्लांट्स क्या होते हैं, ये मेनली सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे सी होता है, ओशन है ये, तो ये ओशन के शी शोर में मतलब यहाँ पर जो किनारा होता है वहां पर मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। तो ये कैसे प्लांट्स होते हैं, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और ये बहुत ही बड़ा जो एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, जो CO2 का एब्जॉर्बेंट का, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ये बहुत बड़ा सोर्स भी है ना। और जैसे ये साइक्लोन लाइक चीजें आती हैं, तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो ये हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें क्या करना है, मैनग्रोव को यहाँ पे हमें पुश ओवर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दे आर इम्पोर्टेंट रिफ्यूजी ऑफ कोस्टल बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो एक्ट ऑफ बायोशील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हो, जैसे हमने बात करी अभी किसके, तूफान की है ना, साइक्लोन की, तो इससे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मिष्टी, इससे हमारे लिए प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। देखिए तो अब हम अगर मैनग्रोव की बात करें तो देखिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव 2022 रिपोर्ट बाय ग्लोबल मैनग्रोव Alliance put the total mangrove over the world at 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम टोटल वर्ल्ड में देखें तो कितना मैनग्रोव फॉरेस्ट का कवर है, 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इंडिया में कितना है, इंडिया में 4,992 स्क्वायर किलोमीटर जो है मैनग्रोव है। ये किस रिपोर्ट के बाद है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में ये रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितना एरिया कवर करता है मैनग्रोव का, 4,992। मैनग्रोव्स इन इंडिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 9 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए ये मैनग्रोव क्या है, हमारे न्यूज में है ना, गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से बजट भी एलोकेट किया है, तो इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट जो होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए इंडिया में मैनग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, 9 स्टेट्स ये कवर करता है और एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, विद वेस्ट बंगाल हैविंग द हाईएस्ट मैनग्रोव कवर ऑफ 2,114 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया में सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, जो हमने अभी सुंदरबन की बात करी, वेस्ट बंगाल में सिर्फ वहां ही नहीं, उड़ीसा में और भी जो हमारे 9 स्टेट्स हैं उनको ये पूरा कवर करता है और 3 यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट कवरेज देखें तो वो वेस्ट बंगाल सुंदरबन में है, कितना, 2,114। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो देखिए जो इंडिया टू मैनग्रोव इकोसिस्टम फेसेस अगेंस्ट प्रेशर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन कोस्टल एरिया। अब इंडिया में भी क्या हो रहा है, जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है उसको भी बहुत सारे जो कांस्टेंट प्रेशर्स हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लैंड की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, टिम्बर, फॉर्डर, फ्यूल वुड, अदर नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फिशरीज, तो जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का वो भी यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो उसी को यहाँ पे सेव करने के लिए ये मिस्ट्री को लेकर आया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कि इस गवर्नमेंट ऑन ट्रैक ऑन अ फिजिकल डेफिसिट टारगेट। यहाँ पे इस बार हमने अगर बात की थी कि हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बजट पे मेनली किस पर फोकस किया गया था, फिजिकल
कंसोलिडेशन पर, है ना। मतलब हमें क्या करना है, जो हमारा डेट है, हमारी जो बोरोइंग्स हैं, उनको हमें यहाँ पे कम करना है, ठीक है। और मेन फोकस इसमें किस पे किया गया है कि हम ये किसके थ्रू कर सकते हैं कि कैपेक्स, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे करना है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रिकवरी है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे लिए क्या है कि द मेजर एलोकेशन दैट हैव बीन पेयर्ड डाउन आर फूड, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम सब्सिडीज। अब देखिए अगर यहाँ पर जो हमारा कैपेक्स है, कैपेक्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स भी कहते हैं, आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। तो जो कैपेक्स है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इस पर ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं से कुछ कमी भी की गई होगी, है ना। मतलब किसी भी, मतलब अगर हम किसी चीज़ पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और तो यहाँ पर हम किसी चीज़ में कमी भी तो करेंगे। तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो किससे कम किया गया है, फूड से, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम जो सब्सिडीज दी जाती हैं कि तो ये जो सब्सिडीज हैं इनमें यहाँ पर कम की गई। अगर हम फूड सब्सिडी की बात करें तो 22-23 में कितना दिया गया है, 2,87,194 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है, जो रिड्यूस हुआ है ना। पहले ये इतना था, अब रिड्यूस करके इसको 1,97 करोड़ तक कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले ज़्यादा था, अब इसको मतलब कि देखिए हाफ से ज़्यादा भी इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है। सिमिलरली फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसमें भी यहाँ पे कट किए गए हैं, पेट्रोलियम सब्सिडीज में भी यहाँ पे कम किया गया है, उसे यहाँ पे कट किया गया है। हाउएवर द पॉइंट टू बी नोटेड दैट कंपेयर्ड विथ 2022 एंड 23 द डिक्लाइन इज नॉट दैट शार्प। अब अगर हम कंपेयर करें 2022 और 23 का बजट और अभी का जो है 23 एंड 24 का बजट, तो डिक्लाइन तो हुआ है, बजट में यहाँ पे कट तो हुआ है, बट इतना ज़्यादा भी कट नहीं हुआ है, ओके। तो इसमें यही बात की जा रही है कि इस बार का जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है वो किस पर है, फिजिकल कंसोलिडेशन एंड कैपेक्स, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें करना है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें यहाँ पे ग्रोथ करनी है। क्योंकि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एसेट क्रिएट होगा, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।